अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने 10th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक आई वो हमने उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट किया है। इसका हम यूनिट नंबर 13 लेके चले थे। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को इसकी मशक में कसीरुल इंतहाबी सवालात और साथ में ये मुख्तसर सवालात जो है ये बुक ऊपर निशान लगवा के दे देते हैं। इसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे इसके तमीरी फिक्र के सवाल। तमीरी फिक्र के सवाल भी अक्सर बोर्ड के पेपर में आ जाते थे, इनको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। जिनके आंसर बुक के ऊपर होंगे उसको आप लोगों को बुक ऊपर मार्क करवा देंगे, जो नहीं होगा वो आप लोगों को नोट से देंगे, वहां से आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। अब इसमें देखिए हमारे पास सबसे पहले जी ट्यूनिंग फोर्स को लकड़ी की मेज पर रखने के मुकाबले में वो हवा में रखने से ज्यादा बुलंद साउंड पैदा क्यों होता है। मीनो कहता है हमारे पास एक इस तरह से ट्यूनिंग फोर्क होता था हमारे पास यू शेप में। कहता है ये ट्यूनिंग फोर्क को उठा के हम किसी लकड़ी के मेज पर रखते हैं तो इसका जो हमारे पास बुलंद साउंड पैदा होती है वो क्यों होती है। ये हमें साउंड की मुंतकिली में सतह के एरिया के किरदार के बारे में क्या बताता है। अब इसमें देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को इसका आंसर दे, बुक के ऊपर इसका आंसर नहीं है, फिर आप लोग यहाँ से इसका आंसर कर लेना है। इसमें हमारे पास है जी ट्यूनिंग फोर्स को जब लकड़ी की मेज पर रखा जाता है, ट्यूनिंग फोर्स को उठा के आप लोग जब वाइब्रेट करेगा इसको लकड़ी की मेज पर रखेंगे तो लकड़ी की मेज में ट्यूनिंग फोर्स से ज्यादा सतह का एरिया होता है। मीन लकड़ी का जो हमारे पास मेज होगा उसका एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। ये हवा की बड़ी मिकदार को वाइब्रेट करने पर मजबूर करता है। नहीं, उसमें हवा के पार्टिकल हो गया, हवा एक मीडियम है, उस ये क्या करेगा, बड़ी मिकदार को वाइब्रेट करने पर उसे मजबूर करेगा, जिससे साउंड की लाउडनेस में इजाफा होगा। मीन हमारे पास इसका एरिया और लाउडनेस में हमारे पास इनवर्स रिलेशन आ जाएगा। आगे वो इसी बात को बता, ये हमें बताता है कि लाउडनेस किसी सतह के वाइब्रेट करते एरिया के बराह रास्त मुतनासिब है। इधर तक आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से कर लेना है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी आते होते हैं, इनको भी आप लोगों ने लाजमी करना है। ये बुक के ऊपर नहीं है, इसको आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें या बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें। ये इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास इसका सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, अगर साउंड को सफर के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है तो बेल जार तजर्बे से इस जरूरत को कैसे साबित करते हैं। जब हवा निकाली जाती है तो क्या होता है और क्यों होता है। पेज नंबर 46 के ऊपर मैंने आप लोगों को ये तजर्बा करवाया था। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने ये वाली वजाहत लिखनी, ये वाली इसकी लिख लें। मैं भी आप लोगों को 2 लाइन की दिखा देता हूँ। पहले मैं आप लोगों को आसान वर्डिंग में यहाँ पे समझा देता हूँ कि हमारे पास इसमें साउंड कैसे पैदा होता है। अब इसमें देखिए हमारे पास एक बेल जार है, जैसे हम मर्दबान भी कहते थे, जिसमें अक्सर गाँव देहात में लोग चार डालते हैं। अब इसमें देखिए ये हमारे पास इसके अंदर एक बेल लगी, इलेक्ट्रिक बेल लगी, ऊपर पावर सप्लाई लगा, मीन इसके ऊपर स्विच लगा हुआ है। साथ में उसने एक कार की मीन यहाँ पे हमारे पास कोई पेज का टुकड़ा रखा हुआ है और साथ में ये हमारे पास क्या बेल जा रहा है। अब यहाँ पे जैसे हम पावर सप्लाई को ऑन करेंगे ये अंदर इसके जो इलेक्ट्रिक बेल लगी ये थरथराएगी, मीन इसके ये हमारे पास वाइब्रेट करेगी। अभी इसके अंदर एयर हवा मौजूद है, अब जिसकी वजह से हमें साउंड सुनाई दे रही है, क्योंकि हमारे पास जो साउंड है वो एक मैकेनिकल वेव है। तो वो हमारे पास क्या मैकेनिकल वेव है जिसकी वजह से हमें साउंड मीडियम की जरूरत होती है। तो हवा एक मीडियम है जिसकी वजह से हमें इसकी आवाज सुनाई देगी, साउंड पैदा यहाँ पे होगा। अब नीचे इसका लगा हुआ है वैक्यूम पंप, जैसे इस वैक्यूम पंप के जरिए हम इस हवा को बाहर निकालेंगे तो अब भी ये वाइब्रेट कर रही होगी लेकिन हमें इसकी साउंड सुनाई नहीं देगी। तो इसको आप यहाँ से लेके यहाँ तक ये लिखनी, ये लिख लें, या ये 2 लाइनें आप लोगों को यहाँ पे मैं बता दूँ तो ये लिख लें। अब इसमें देखें जब जार के अंदर बेल बजती है और वैक्यूम पंप के जरिए हवा को आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाल लिया जाता है, साउंड आहिस्ता होते हुए बिल्कुल खत्म हो जाती। मीन अब वही बात करें कि वैक्यूम के जरिए हमने हवा को तो बाहर निकाल लिया, क्योंकि हमारे पास जो साउंड वेव है वो मीडियम के बगैर सफर नहीं कर सकती है, इसलिए वो कहता है आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल खत्म हो जाती है। इससे साबित होता है कि साउंड खला में सफर नहीं कर सकती, साउंड को सफर के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। तो ये 2 लाइनें आप लोगों ने ये वाली करनी, ये कर लें, या बुक से आप लोगों ने करना है तो बुक से भी आप लोग इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये हमारे पास इसका सेकंड वाला आ गया। उसके बाद हमारे पास इसका थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, जब एक शख्स बुलंद इमारत के करीब आकर साउंड पैदा करता है तो उसे इको क्यों सुनाई देती है। इमारत को कम से कम 17 मीटर दूर क्यों होना चाहिए ताकि इको सुनाई दे। अब इसमें ये शराइत बयान कर रहा है, इको पैदा करने के लिए शराइत मैंने आप लोगों को बड़ी डिटेल के साथ करवाया था। पेज नंबर 50 के ऊपर देखेंगे तो इसका आंसर मौजूद है। अब ये मैंने आप लोगों को शराइत के तौर पर आप लोगों को 2 से 3 शराइत बताई थी जब हमने ये वाला इको वाला टॉपिक करवाया था, आप लोगों को शराइत बताई थी। अब इसमें देखिए पहले नंबर कहता है इंसानी दिमाग साउंड को 0.1 सेकंड तक याद रखता है, इसीलिए एक आवाज इको सुनने के लिए वापस आने वाली साउंड का हमें कम से कम 0.1 सेकंड के बाद पहुंचना जरूरी है। हवा में साउंड की स्पीड 340 मीटर पर सेकंड होती है,
इको के बनने के लिए कम से कम 34 मीटर का फासला जरूरी है। क्यों 34 मीटर का कह रहा है? अब देखिए यहाँ पे उसने ताली बजाई है, इधर से हमारे पास आगे कह ले यहाँ पे कोई इमारत है या पहाड़ है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ठहरा है, कह ले कि हमारे पास यहाँ पे कोई आदमी ठहरा हुआ है, यहाँ पे कोई बंदा ठहरा है हमारे पास, उसने यहाँ पे इको पैदा की है, यहाँ पे हमारे पास इमारत है। अब ये उसने सिर्फ आवाज़ लगाई है, यहाँ पे टकरा के वापस रिफ्लेक्ट होगी, इसी को तो हम इको कहते थे। 17 मीटर हमारे पास ये कह लें और 17 मीटर वापस आने का कह लें, इसीलिए वो कह रहे हैं हमारे पास 34 मीटर का फासला होना जरूरी है। यानी रिफ्लेक्ट करने वाली सतह कम से कम 17 मीटर दूर होना चाहिए। यहां तक आप लोगों ने इसका आंसर लिख लेना है, यही आप लोगों ने इसका आंसर करना है, ये हमारे पास एक्यूरेट है। इसका ये वाला कर लें। अब देखें तो यहाँ पे भी जो नोट्स हैं मैंने निकाले, यहाँ पे सेम वही उसने आंसर लिखा हुआ है, बुक वाली सारी वर्डिंग उसने यूज किया, तो ये आप लोगों ने थर्ड वाला भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद हमारे पास फोर वाला है जी, मर्दों की साउंड औरतों या बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा बारीक क्यों लगती है, चाहे वो यकसा इंटेंसिटी में बोल रहे हों। फ्रीक्वेंसी और पिच के ताल्लुक का इस्तेमाल करते हुए वजाहत करें। क्या आंसर अगर आप लोग बुक्स के ऊपर से करना चाहते हैं, बुक से कर लीजिए। हमारे पास पेज नंबर है इसका 49 के ऊपर इसका आंसर दिया हुआ है। अब इसमें देखें तो यहाँ से आप लोगों ने करना है, यहाँ से कर लें, मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ। अब इसमें देखें, पहले हम बुक के ऊपर देख लेते हैं। ये मिसाल हमारे पास यहाँ से आप लोगों ने इसका लिखना स्टार्ट करना है, यहाँ से लेकर आप देखें फ्रीक्वेंसी से बराह रास्त मुंसलिक होती है। पिच और फ्रीक्वेंसी का उसने ताल्लुक पूछा ना, फ्रीक्वेंसी बराह रास्त मुंसलिक होती है, मीन इसका डायरेक्ट रिलेशन होती है। यहाँ पे मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी से बढ़ने से पिच बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी कम होने से फ्रीक्वेंसी पे हमारे पास क्या होगी, कम होगी। ये टेबल से मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ क्लियर करवाया था। मिसाल के तौर पे आप लोग मिसाल हेडिंग देकर लिख लें कि औरतों और बच्चों की साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। औरतों और बच्चों की साउंड की फ्रीक्वेंसी क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि इनकी आवाज़ बारीक होती है। आगे वही बात है जिसकी वजह से वो बारीक और बारी पिच की साउंड पैदा करती हैं, जबकि मर्दों की साउंड की फ्रीक्वेंसी कम होती है, जिससे बारी और कम पिच की साउंड पैदा होती है। यहां से लेके यहां तक आप लोगों ने इसका आंसर लिख लेना, आप लोगों को इसके भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये बुक वाला नहीं करना तो यहां पे भी एक दो लाइनों का आंसर ये वाला भी कर सकते हैं। आप देखें, मर्दों में अमूमन बड़ी और मोटी वोकल्स कार्ड होती हैं। ये जो हमारे पास गले में लगी होती है ना वोकल कार्ड्स, वो मर्दों में क्या होती है, मोटी होती है, जो कम फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करती हैं, जिसके नतीजे में बारी साउंड कम पिच वाली बनती है। औरतों और बच्चों में छोटी और पतली वोकल्स कार्ड्स होती हैं जो तेज वाइब्रेट करती हैं, जिससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी और पिच पैदा करती हैं। ये दो लाइनों का आप लोग ये आंसर लिखना है, ये लिख रहे हैं, बुक वाला करना है, बुक वाला भी कर सकते हैं, दोनों ही वर्डिंग ठीक है, दोनों में आप लोगों को पूरे 2 नंबर मिलेगा अगर शॉर्ट में आता तो। उसके बाद इसका हमारे पास है 5 वाला, देखें जी, सॉफ्ट मटेरियल जैसे क्लीन या पर्दे कमरे के सूती निगहबानी को कैसे बेहतर करते हैं, ये इको और साउंड के म्यार को कैसे मुतासर करते हैं। इसका आंसर बुक के ऊपर नहीं है, इसका आंसर आप लोगों ने ये वाला लिख लेना है। 1.5 लाइन का हमारे पास आंसर है कि सॉफ्ट मटेरियल जैसे क्लीन और पर्दों वगैरह में मसाम होते हैं, जैसे हमारे पास क्लीन होते हैं, पर्दे हमारे पास क्या होते हैं, मसाम होते हैं, जो साउंड एनर्जी को रिफ्लेक्ट करने के बजाय जज़ब करती हैं। जो हमारे पास क्लीन होते हैं एनर्जी को क्या कहते हैं, जज़ब करते हैं, रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, जज़ब करते हैं। यह नापसंदीदा इको और बाज़ कष्ट को कम करता है, जिससे कमरे में साउंड साफ और कम बोमी होती है। मीन हमारे पास साउंड की इको जो हमारे पास लास्ट पे भी अगर को बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स हैं, थिएटर हॉल्स हैं, लास्ट पे भी कोई इंसान बैठा हुआ है तो उसमें हम क्लीन और पर्दे कोई खूबसूरती के लिए नहीं लगाते होते हैं, ये इसीलिए यूज़ किए जाते होते हैं, ये इसीलिए लगाते हैं ताकि आवाज़ एक कम और साफ सुनाई दे लास्ट वाले इंसान को भी जो लास्ट में बैठा हुआ है। उसके बाद हमारे पास इसका लास्ट वाला है। उसके बाद सवाल नंबर 6 देखिए हमारे पास, ये छठा सवाल है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब एक शख्स किसी वादी के करीब ताली बजाता है और चंद सेकंड बाद इको सुनता है तो वो वादी का फासला कैसे माप सकता है? इस तरीके में कौन सा असूल इस्तेमाल किया जाता है? इसमें वो सिर्फ हमारे पास पूछ रहे हैं कि कैसे माप सकता है, फासला का फार्मूला पूछ रहे हैं। अब ये हमारे पास फासला का फार्मूला है, ये आप देखें, फासला दर्ज झैल फार्मूले के जरिए मालूम किया जाता है। ये मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था, किसके इक्वल था, ये मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारे पास v इक्वल डी बटा हमारे पास टी था। ये वेलोसिटी का फार्मूला है ना, अब डिस्टेंस ही निकला हुआ है, डी इक्वल वी क्रॉस टी था। अब इसमें देखिए हमारे पास उसने क्या कहा कि एक बार इको वादी से करीब ताली बजाता है, इसलिए ताली भी हमारे पास यहाँ पे कोई हमारे पास वादी कह लें, रिफ्लेक्ट होगी वापिस आएगी। एक डिस्टेंस हम इसको डी ये कह लें, दूसरा हमारे पास डिस्टेंस ये कह लें, यहाँ पे कह लें हमारे पास वो इंसान खड़ा हुआ है, जो बंदा हमारे पास आवाज़ लगा रहा है वो यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे उसने लगाई है एक डी है, अगर दूसरा डी जमा डी करें हमारे पास क्या आ जाएगा 2D, तो वी बराबर हमारे पास किसके आ जाएगा
जाएगा 2d बटे में हमारे पास t, हमें d चाहिए। अब देखिए d इधर ही रखें, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर तकसीम हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v मल्टीप्लाई t बराबर में हमारे पास क्या आ जाएगा 2d। अब d हमें चाहिए ना, तो 2 इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा तकसीम, तो v मल्टीप्लाई t बटे में हमारे पास 2 इक्वल किसके आएगा d के। तो इसको आप लोग तरतीब से लिख लें, हमारे पास क्या आ जाएगा d इक्वल हमारे पास v मल्टीप्लाई t बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा 2। इस तरह से आप लोगों ने इसको ड्राइव करके ज़्यादा बेस्ट होता है, डायरेक्ट नहीं लिखना। इस तरह से मैंने आप लोग बता दिया, बिल्कुल आसान है, इस तरह से ड्राइव करें और साथ में ये वाली आप लोग डायग्राम बना दे तो ज़्यादा बेस्ट है। ना भी बनाएंगे मसला, लेकिन बना दिए तो ज़्यादा। अब देखिए यहाँ से उसने आवाज़ लगाई, किसी दीवार के साथ टकराई है, वापिस आई है, पहले को हमने d1 कहते हैं, दूसरे को d2 मीन d1 d2, इनको जमा करें हमारे पास क्या आ जाएगा 2d आ जाएगा। यहाँ से d निकालना है ना, ये इधर ज़रब हो रहा है, इधर तकसीम हो रहा है, इधर आके ज़रब हो जाएगा, तो v मल्टीप्लाई t आ गया। हमारे पास 2 इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके तकसीम हो, तो v मल्टीप्लाई t बटे में हमारे पास क्या जाएगा 2, तो d किसके बराबर आ जाएगा v क्रॉस t बटे में t। तो ये उसने डायरेक्ट लिखा हुआ है, आप लोग ने इस तरह से निकाल के लिख दे तब ज़्यादा बेस्ट है। डायरेक्ट भी लिख दे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन इस तरह से लिख दो तो ज़्यादा बेस्ट है, चेक करने वाले पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, अच्छे से अच्छे नंबर देते हैं। अब इसमें देखिए v हमारे पास क्या साउंड की स्पीड है और t हमारे पास गूंज के आने का वक्त है, मीन उसको सुनने का, इको पैदा करने का जो हमारे पास वक्त है। और इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का असूल इस्तेमाल हुआ है। अब इसमें क्या इस्तेमाल हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का इस्तेमाल हुआ है। यही आप लोग ने इसका लिख देना आंसर, ये हमारे पास क्या कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ तक आप लोगों के 13.6 तक हमारे पास ये 6 हमारे पास तमीरी फिक्र के सवाल थे। ये मैंने आप लोगों को एक एक आसान से आसान वर्डिंग मैंने आप लोगों को इसको एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके जी, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।